मून नाइट एपिसोड 4 की एंडिंग हमें जिस कंफ्यूजिंग मोड पे लेके गई थी, एपिसोड 5 उसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए फाइनली हमें लेके जाता है मार्क स्पेक्टर की पास्ट लाइफ में। लेकिन यहाँ जो भी एक्सपेक्टेड है उससे बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीजें रिवील होती हैं। इसके साथ ही आफ्टर लाइफ में अपने कर्मों के तराजू को बैलेंस करने की होड़ में स्टीवन और मार्क अपने पास्ट की बहुत सारी ऐसे की पॉइंट्स से गुजरते हैं जो शायद उन्हें इस सब मायाजाल से बाहर निकालने का रास्ता हो सकता है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है ब्रेकडाउन मून नाइट एपिसोड 5 असाइलम का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ढूंढते हैं इस एपिसोड के सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो एपिसोड शुरू होता है एक फ्लैशबैक मेमोरी के साथ जिसमें हमें दिखता है मार्क का चाइल्डहुड। यहाँ हमें दिखता है एक यंग मार्क जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन बदले में उसे सुनाई देती है उसकी माँ की आवाज जो गुस्से में उससे कहती है कि ये सारी उसी की गलती है। अब हम वापस पहुंच जाते हैं पिछले एपिसोड की एंडिंग में, जहां हिप्पोगॉड टेवरेट मार्क और स्टीवन को चिल्लाता हुआ देख के खुद भी चिल्लाने लगती है। लेकिन जब आर्थर हैरो की आवाज सुन के मार्क स्पेक्टर को होश आता है तो वो खुद को फिर से डॉक्टर हैरो के ऑफिस में बैठा हुआ पाता है। अब आर्थर मार्क को बताता है कि उसने उसे शूट नहीं किया है और मार्क उसके हॉस्पिटल का ही एक पेशेंट है, जिस हॉस्पिटल का नाम है पुतनाम मेडिकल फैसिलिटी जो कि शिकागो इलिनॉइस में है। मार्वल कॉमिक्स में भी मार्क जब मेंटल इलनेस से जूझ रहा होता है तो उसका फादर उसे इसी नाम के मेंटल हॉस्पिटल में लेके आता है। अब जब मार्क आर्थर पे गॉड एमिट को फिर से जिंदा करने की बात को लेके चिल्लाने लगता है तो उसे एक इंजेक्शन देके फिर से बेहोश कर दिया जाता है और जब उसे होश आता है तो वो स्टीवन के साथ गॉड टेवरेट के सामने खड़ा होता है। अब गॉड टेवरेट उन्हें बताती है कि वो लोग मर चुके हैं और इजिप्शियन अंडरवर्ल्ड द डुआट में है। इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से डुआट को रेल्म ऑफ द डेड माना जाता है, जहाँ पर मरने के बाद सोल्स जाते हैं, और ओसिरिस को माना जाता है इस अंडरवर्ल्ड का गॉड जो रिप्रेजेंट करता है रीबर्थ और लाइफ आफ्टर डेथ को। साथ ही डुआट वो जगह है जहाँ कई इजिप्शियन गॉड्स भी रहते हैं जिनमें कि होरस और अनुबिस भी आते हैं। टेवरेट मेंशन करती है कि आफ्टर लाइफ में कई अलग अलग तरह के प्लेन्स हैं, यानी कि डायमेंशंस हैं, जिनमें से एक एंसेस्ट्रल प्लेन भी है। एंसेस्ट्रल प्लेन हमने ब्लैक पैंथर मूवी में एस्ट्रल प्लेन के रूप में देखा था। वकांडन्स के हिसाब से उनके एंसेस्टर के सोल्स इस एस्ट्रल डायमेंशन में रहते हैं। अब टेवरेट का काम है उन्हें इस आफ्टर लाइफ में गाइड करने का। वो कहती है कि जनरली लोग इस रेल्म को अपनी मेमोरी की किसी सिमिलर जगह के जैसा इमेजिन करते हैं, लेकिन एक मेंटल असाइलम उसके लिए भी नया है। तो हो सकता है कि कॉमिक्स की तरह अपने लाइफ के किसी मोड़ पे मार्क ऐसे ही किसी मेंटल असाइलम में रहा हो, जो रीजन है उसका इस लोकेशन को इमेजिन करने का। लेकिन अब मार्क इन सारी बातों से तंग होके सोचने लगता है कि डॉक्टर हैरो सच में सही कह रहा है और वो खुद पागल है। अब मार्क गुस्से में अपने सामने का दरवाजा खोलता है और खुद को पाता है एक बहुत बड़ी सी बोट में, जहां उसके सामने दिखते हैं अनुबिस के तराजू, और वो बोट चलती जा रही होती है एक बड़े से रेगिस्तान में। टेवरेट उन दोनों के हार्ट्स निकाल के तराजू में एक तरफ रखती है, जिसमें दूसरी तरफ रखा होता है एक फेदर। वो उन्हें बताती है कि अगर ये तराजू बैलेंस हो जाएगा तो मार्क और स्टीवन अपनी आगे की लाइफ फील्ड ऑफ रीड्स में गुजार सकते हैं। मून नाइट के फर्स्ट एपिसोड में म्यूजियम में छोटी लड़की स्टीवन से यही पूछती है कि क्या वो फील्ड ऑफ रीड्स में है, जिसपे स्टीवन जवाब देता है कि वो अभी तक मरा नहीं है, जो कि बहुत अच्छी फोरशैडोइंग है इसी मोमेंट के लिए। एंशिएंट इजिप्शियन माइथोलॉजी में इसी तरह का तराजू यूज किया जाता था अनुबिस के थ्रू, जो कि गॉड ऑफ डेथ माना जाता है। इस तराजू के एक तरफ रखा जाता था मरे हुए का हार्ट और दूसरी तरफ रखा जाता था एक फेदर ऑफ मार्ट, जो कि गॉड ऑफ जस्टिस का होता था। इस प्रोसेस के थ्रू अनुबिस डिसाइड करता था कि मरे हुए की आत्मा को आफ्टर लाइफ में फील्ड ऑफ रीड्स में भेजा जाएगा या फिर वो यहीं रेल्म ऑफ डुआट में फ्रीज होके मर जाएगी। अब हमें दिखता है कि वो तराजू बैलेंस ही नहीं हो रहा और टेवरेट उन्हें बताती है कि वो तराजू इस वजह से बैलेंस नहीं हो रहा क्योंकि उनके हार्ट्स अभी इनकम्प्लीट है, यानी कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी मिसिंग है। ऐसे ही सिमिलर चीज हमें तब देखने मिली थी जब आर्थर स्टीवन को जज करने की कोशिश करता है। साथ ही टेवरेट का ये कहना कि उनके हार्ट इनकम्प्लीट है, शायद ये रेफरेंस हो सकता है उस एक और हिडन पर्सनैलिटी की तरफ जो कि जेक लॉकली है, जिसे हमने पिछले एपिसोड में एक सार्कोफेगस में ट्रैप्ड देखा है। कॉमिक्स में जेक लॉकली मार्क की एक ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी है जो कि एक कैब ड्राइवर की तरह मार्क के इन्फॉर्मेंट का काम करता है। अब वो दोनों वापस असाइलम में जाते हैं अपनी पुरानी मेमोरीज को फिर से रिविजिट करने के लिए, ताकि उस पार्ट को ढूंढ पाए जिससे उनके इनकम्प्लीट हार्ट्स पूरे हो सके। अब स्टीवन और मार्क असाइलम में चलते हुए अलग अलग दरवाजों के थ्रू कुछ पुरानी मेमोरीज को देखते हैं और हमें दिखाए जाते हैं शो में पहले दिखाए हुए कुछ मोमेंट्स। इन्हीं सीन्स में हमें दिखता है एपिसोड 1 में फर्स्ट टाइम मार्क का मून नाइट बन के जैकल को मारने वाला सीन, एपिसोड 3 में खोंशु का स्टीवन की मदद से नाइट स्काई चेंज करने वाला सीन, और फाइनली एक
शॉट दिखता है मार्क का जब वो स्ट्रीट पे खड़ा होता है, लेकिन स्टीवन के पूछने के बावजूद वो उस मेमोरी के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसी दरवाजे के पास एक और QR कोड है जिसे स्कैन करके आप मार्वल की प्रोवाइडेड एक और फ्री कॉमिक्स पढ़ सकते हैं मून नाइट की। तभी उन्हें एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है और स्टीवन और मार्क एक दूसरे कमरे में घुस जाते हैं। इस रूम में टेबल्स के अराउंड बैठी हुई दिखती है बहुत सारी डेड बॉडीज। ये सारे वही लोग हैं जिन्हें मार्क ने मारा है खोंचू के लिए। मार्क उनके इर्द गिर्द घूमते हुए उन लोकेशंस के नाम लेता है जहां उसने उन लोगों को मारा है। इन लोकेशंस में वो दुबई, गैबोन और न्यूयॉर्क का नाम लेता है। अब इसी कमरे में दूसरी तरफ उन्हें वो छोटा बच्चा फिर से दिखता है जिसके पीछे पहले स्टीवन भागता है और उनके पीछे मार्क। उसी बच्चे के पीछे स्टीवन एक दूसरे कमरे में जाता है और डोर लॉक कर देता है जिससे कि मार्क बाहर ही रह जाता है। इस लड़के का नाम है रैंडल जो कि मार्क का यंगर ब्रदर है। यहीं पर स्टीवन अपनी माँ वेंडी को कुकिंग करते हुए और अपने छोटे भाई रैंडल को ड्राइंग करते हुए देखता है। रैंडल जो ड्राइंग बना रहा है वो उसी गोल्ड फिश की है जिसे स्टीवन ने अपने अपार्टमेंट में रखा हुआ है। यहाँ पर स्टीवन अपनी माँ को तो पहचान लेता है पर उसे ये याद नहीं आता कि उसका कोई भाई भी था। अब इसी मेमोरी में छोटा मार्क अपने भाई रैंडल को लेके केव्स में खेलने चला जाता है। मार्क और रैंडल केव्स की तरफ जाते वक्त एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है टॉम बस्टर, जिसमें मार्क डॉक्टर ग्रैंट बनता है और रैंडल रॉसर, यानी कि वो लोग पिछले एपिसोड में दिखी मूवी टॉम बस्टर के कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। यहीं पर उनके पीछे जाते वक्त स्टीवन को जमीन पे एक डेड बर्ड के बोन्स दिखते हैं जिनकी शेप बहुत मैच करती है खोंचू के अवतार से। अब मार्वल कॉमिक्स में भी मार्क का एक भाई रैंडल एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था जो कि बड़ा होके मार्क की तरह एक मर्सनरी बना, लेकिन आगे चल के उसने मार्क को बिट्रे किया और ऑलमोस्ट मरने वाला था। पर इवेंचुअली वो एक विलन शैडो नाइट के नाम से फेमस हुआ। लेकिन इस शो में MCU वर्जन में ये स्टोरी काफी ट्विस्टेड हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्क का भाई उसके साथ उस केव में खेलते टाइम बरसात के पानी की वजह से डूब के मर गया। अब स्टीवन और मार्क खुद को अपने पेरेंट्स के घर पे पाते हैं जहाँ पर रैंडल का फ्यूनरल होता है। अब उनकी माँ रैंडल की डेथ का रिस्पॉन्सिबल मार्क को मानती है और उस पर ब्लेम करती है, जो कि मार्क के लिए बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस होता है। और मोस्ट प्रॉब्ली यही वो रीजन है जिसकी वजह से उसकी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी कि उसकी मेंटल इलनेस ट्रिगर होती है। अब स्टीवन अपने घर के फ्लोर्स चढ़ने लगता है और हर एक फ्लोर पे उसे एक नई मेमोरी दिखती है। पहले उसे दिखता है एक यंग मार्क जो कि अपना बर्थडे अपने फादर के साथ सेलिब्रेट करता है और उसकी माँ उसके बर्थडे वाले दिन भी रैंडल की डेथ की बात उठा के मार्क को ब्लेम करती है। उसके 12th बर्थडे पे वो अपने रूम में भाग जाता है और जब स्टीवन उसे फॉलो करने लगता है तो मार्क उसे रोक लेता है। यहीं से बाहर वो एक और मेमोरी दिखते हैं जिसमें मार्क अपने फादर को बाय करते हुए ये कहता है कि वो माँ के अब्यूज को और सह नहीं सकता। बट स्टीवन को ये नहीं समझ आता कि वो अपनी माँ को लेके ऐसे क्यों सोच रहा है। स्टीवन के उनके पीछे जाने की कोशिश करने पे मार्क उसे पकड़ लेता है और वो दोनों सैंड में गिरते हैं। अब वो उस मेमोरी में है जिस रात लाइला का फादर मरा था। स्टीवन के पूछने पे मार्क बताता है बुशमैन के बारे में जिसने सभी को मार दिया। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, राउल बुशमैन मून नाइट कॉमिक्स का एक बहुत आइकॉनिक विलन था। इसी सीन में हमें एक मरे हुए आदमी के गले में एक रेड स्कार्फ दिखता है जो कि लाइला का फादर है। इसी स्कार्फ के बारे में पिछले एपिसोड में आर्थर हैरो ने भी मेंशन किया था। यहीं पर हमें मून नाइट की ओरिजिन स्टोरी दिखती है जो कि कॉमिक्स से बिल्कुल मैच करती है। यही वो लोकेशन है जहां इंजर्ड मार्क को अपनी पावर्स देके खोंचू बचाता है, लेकिन MCU में इसे थोड़ा सा अलग दिखाया गया है। यहाँ पर इंजर्ड मार्क खुद को मारने की कोशिश करता है जिसे रोकता है खोंचू और उसे बनाता है अपना नाइट यानी कि मून नाइट। अब स्टीवन और मार्क वापस टेवरेट के साथ उसी बोट में होते हैं जहां टेवरेट उन्हें बताती है कि सोल्स को टाइम दिए बगैर ही जज किया जा रहा है, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ गया है। यानी कि जो चीज आर्थर हैरो कर रहा था टाइम से पहले ही सोल्स को जज करने की, वही चीज यहाँ भी हो रही है। वो उन दोनों को कुछ टाइम देती है और जब स्टीवन मार्क से अपने बचपन वाले उसी कमरे में जाने की बात करता है तो मार्क का सडन आउटबर्स्ट निकलता है और वो वापस हैरो के रूम में होता है। डॉक्टर आर्थर उसे कन्विंस करता है कि उसे स्टीवन के सामने ओपन अप होने की जरूरत है। अब स्टीवन और मार्क होते हैं अपने बेडरूम में जहां मार्क की मदर गुस्से से दरवाजा बजा रही होती है। छोटा मार्क पैनिक होके सडनली वैसे ही ब्लैकआउट होता है जैसे हमने पिछले कई एपिसोड्स में स्टीवन और मार्क को होते हुए देखा है। लेकिन यहीं पर होता है स्टीवन का फर्स्ट अपीयरेंस मार्क की लाइफ में, जो कि रीजन है स्टीवन को अपने भाई रैंडल के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसका फर्स्ट अपीयरेंस तब हुआ था जब रैंडल ऑलरेडी मर चुका था। यहीं पर स्टीवन को और हमें एज ऑडियंस रियलिटी पता चलती है कि मार्क की ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, यानी कि स्टीवन उसकी ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी है जो कि उसने अपने डिफेंस के रूप में क्रिएट की है। यानी कि
मार्क की मदर जब भी उसे अब्यूज करती थी तब वो एक अलग पर्सनैलिटी अपना लेता था ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके अच्छी मेमोरीज के साथ। यहीं पर मार्क स्टीवन को ये भी बताता है कि उनकी माँ मर चुकी है। अब जब स्टीवन को पता चलता है कि वो सिर्फ एक पर्सनैलिटी का पार्ट है और उसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो वो बिल्कुल बौखला जाता है और मार्क की बॉडी को टेक ओवर करके वो उठता है डॉक्टर हैरो के ऑफिस में। डॉक्टर हैरो के ये कहने पे कि स्टीवन की माँ मर चुकी है और मार्क ने उससे ये सारी सच्चाई छुपाई थी, स्टीवन इस बात से अग्री नहीं करता। लेकिन जब डॉक्टर हैरो उसकी माँ को फोन लगाता है तो वो सच में एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी माँ मर चुकी है। अब हम फिर वापस उसी मेमोरी में आ जाते हैं जिस मेमोरी को पहले मार्क और स्टीवन पहचान नहीं पाए थे। ये वही दिन है जिस दिन मार्क की मदर का शिवा है। जैसे हिंदुइज्म में मरने के बाद 13वीं होती है, वैसे ही जूडिज्म में 7वें दिन ये प्रोसीजर होता है। इसी सीन में हमें 2-3 बार अलग अलग डायरेक्शन से कैब्स जाती हुई दिखती है, जो कि अगेन रेफरेंस है जेक लॉकली की तरफ। इसी मोमेंट में जाके मार्क और स्टीवन की लाइफ उलझ जाती है, यानी कि मार्क का जो स्टीवन की पर्सनैलिटी में चेंज हो पाने वाला कंट्रोल था वो अब उसके हाथ से चला जाता है और वो खुद ही नहीं जान पाता कि कब वो मार्क होगा और कब स्टीवन। यही स्टीवन मार्क को समझाता है कि अपने भाई की डेथ के लिए उसे खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ था तब वो खुद एक छोटा बच्चा था और उसे ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तभी उन दोनों को धरती हिलती हुई महसूस होती है। अब फिर वो दोनों उसी बोट पे होते हैं जहाँ टेवरेट उन्हें बताती है कि ओसाइरस के गेट्स बंद हैं और क्योंकि उनका तराजू कभी बैलेंस हुआ ही नहीं तो उनकी जर्नी यहीं पर एंड हो जाएगी। और बोट पे आने लगते हैं मार्क की पास्ट लाइफ के अनबैलेंस सोल्स जो उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मार्क और स्टीवन मिलके उनसे फाइट करते हैं, लेकिन एंड में मार्क को बचाने के चक्कर में स्टीवन ही गिर जाता है और जैसे टेवरेट ने पहले बताया था, बोट से गिरते ही वो रेत में फ्रीज होके एक स्टैचू बन जाता है। ऐसा होते ही मार्क का तराजू बैलेंस हो जाता है और वो पहुंच जाता है फील्ड ऑफ रीड्स में, जिसे हेवन का इजिप्शियन वर्जन माना जाता है। और स्टीवन को खो चुके मार्क के ऊपर एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब मून नाइट शो मार्वल के बाकी सभी डिज्नी प्लस शोज से बहुत ही अलग है। ये शो इंपॉर्टेंस देता है एक मेंटल हेल्थ इश्यू को, जिसमें ये दिखाया गया है कि पेन और फॉरगिवनेस कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टीवन की डेथ एक सिंबल है मार्क की पर्सनैलिटी के उस पॉइंट का जहाँ उसने फॉरगिवनेस को अपना लिया है और अपने इम्बैलेंस्ड माइंड को फिर से बैलेंस कर लिया है, यानी कि मार्क को अब स्टीवन की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट कि मार्क के तराजू को बैलेंस होने के लिए स्टीवन का मरना जरूरी था, ये एक दुखी पॉइंट ना होके सेल्फ फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस को पोर्ट्रे करता है। यानी कि वो तराजू सिर्फ इसीलिए बैलेंस हो पाया क्योंकि फाइनली मार्क ने स्टीवन को लेट गो किया और अपनी प्रॉब्लम्स को किसी और पर्सनैलिटी के पीछे छुपे रहने की जगह खुद फेस करने का ठान के। अब सिर्फ आखिरी एपिसोड यानी कि फिनाले एपिसोड बचा है। इस एपिसोड में मार्क के दिमाग में चल रही मेंटल बैटल जरूर जीत ली गई है, लेकिन रियल वर्ल्ड में फिजिकल बैटल अभी भी पेंडिंग है। अब फिनाले एपिसोड से पहले कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए हैं, जैसे कि थर्ड ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी का रोल क्या रहेगा, आखिर खोंशू वापस कैसे जिंदा होगा और इस पूरी जर्नी के एंड में मार्क के साथ क्या होने वाला है। इस एपिसोड के बारे में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।